पार्टियां जहां राज्यों में सरकारें जिनकी वहां उन्हें टारगेट कर रही है, ऐसे वक्त में आप पीएम केयर्स पर सवाल नहीं कर सकते। जी हां, वो पीएम केयर्स नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, इस पर सवाल नहीं किया जा सकता। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि पीएम केयर्स का ऑडिट सिर्फ इसके ट्रस्टीज कर सकते हैं, और वो ट्रस्टीज कौन हैं? खुद कैबिनेट के मेंबर्स, कैबिनेट के सदस्य। तीसरी बात, क्या आप जानते हैं कि पहले से ही प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है पीएमएनआरएफ, और पीएमएनआरएफ की सबसे अच्छी बात यह है कि जो राष्ट्रीय आपदाएं होती हैं उसको लेकर इसकी भूमिका होती है। इसमें आप जितने भी पैसे डालते हैं उसका एक एक ब्यौरा इनकी वेबसाइट पर होता है। मसलन आपकी स्क्रीन पर न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल, यहां पर उन्होंने बताया है कि 3,800 करोड़ रुपए दिसंबर 2019 में इस अकाउंट में थे। तो पारदर्शिता भी है, मगर पीएम केयर्स को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? क्योंकि यह सवाल तो किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया था कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें आरटीआई लागू होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए उसका पैसा कहां कहां गया। विपक्ष में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है, और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अब आप बताइए मोदी जी, क्या आपको नहीं लगता जो बात आपने विपक्ष में कही थी, अब यही बात जब आप सत्ता पक्ष में हैं आपके पीएम केयर्स पर भी यह लागू होनी चाहिए? आप जानते हैं मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि पीएम केयर्स सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि यह सरकार यह जतलाना चाहती है कि संकट की इस घड़ी में हम कुछ कर रहे हैं। अगर आप एक पुरानी योजना को ही सामने लेकर आएंगे तो लोगों को लगेगा साहब काम तो कुछ कर ही नहीं है सरकार, इसलिए आप एक शिगुफा ले आए जिसका नाम है पीएम केयर्स। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस योजना में मैंने भी पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, मगर इसके साथ साथ मैं और मेरा परिवार जो बाकी गरीब हैं, खासकर मेरे घर के आसपास जो रहते हैं, उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान कर सकूं उसमें मैं योगदान देते रहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप, खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आप खुद भी ऐसी चीजें करते रहें। इसलिए बहुत जरूरी है कि पीएम केयर्स में पारदर्शिता हो, और पारदर्शिता तो कहीं नहीं है। पिछले हफ्ते अचानक गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अवतरित हुए। कैसे अवतरित हुए? उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश दिया। इसमें जबरदस्त कटाक्ष था कि कुछ लोग मेरे मरने की दुआएं कर रहे हैं। मैं बता दूं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और ये लोग जो मर्जी कहते रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाई, मैं उन्हें माफ करता हूं, उनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। इसको लेकर खुद जेपी नड्डा भी सामने उभर कर आ गए। एक तो इस देश में लोग इतने कभी कभी वाहियात सोच के हैं कि वो गृह मंत्री के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाने लगते हैं, इनको शर्म भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो महामारी के बीच में चुनावी प्रचार शुरू कर दे। जी हां, ये अतिशयोक्ति नहीं है और मैं बढ़ा चढ़ा कर ये बात नहीं कह रहा हूं। और आजाद भारत ही क्या, दुनिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो महामारी के बीच में अपना चुनावी प्रचार करे। और वो पॉलिटिकल पार्टी कौन है? वो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आपके सामने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने क्या ट्वीट किया है? टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया है जिसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 8% बढ़ गई है 23 मई की तुलना में, अप्रैल की तुलना में, जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। क्या कहती है निर्मला सीतारमण? पीएमओ लीड्स इंडिया's fight against coronavirus from the front. His popularity is over 70%, finds survey by Times Now. Shows people's confidence in the leadership of Narendra Modi during extraordinary times caused by pandemic. जी हां,
मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, निर्मला जी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपने तो वादा किया था ना कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे साल 2024 तक, और उसके लिए आपकी फोकस, आपका जोर क्या होना चाहिए कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 8% से बढ़े। अब वो 8% तो आप हासिल कर नहीं पा रही हैं। आप किस 8% की बात कर रही हैं? ये टाइम्स नाउ का सर्वे जिसमें प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो 8% बढ़ गई है। वो 8% ना सही तो यही 8% सही। जी, प्राथमिकताएं देखिए साहब, मानो इस वक्त महामारी नहीं है, चुनाव प्रचार चल रहा है। और टाइम्स नाउ के सर्वे की क्या हकीकत है मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं। देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, Honorable Prime Minister Narendra Modi is leaving no stone unturned to protect and support the citizens in difficult times. His leadership in this fight against COVID-19 is being lauded globally. A majority of Indians have shown faith in his handling of the crisis in the nationwide survey. जी हां, देश भर में सर्वे हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर मोहर लगाई गई है। टाइम्स नाउ के फिर सर्वे का जिक्र, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी उस सर्वे का पूरा जिक्र किया है कि 8% बढ़ गई है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। अब मैं आपको बताता हूं हकीकत इस सर्वे की क्या है। आपके सामने कम से कम ज्यादा से ज्यादा 600 लोगों से बात की गई इस सर्वे के लिए। इस देश की आबादी 130 करोड़ है। चलिए आप 1 करोड़ भी पहुंच जाते तो बात समझ आती। 600 लोगों से बात की गई है और खुद यह सर्वे बता रहा है, ऑनलाइन सर्वे ऑफ 100 रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम ईच मेट्रो, 100 लोग हर मेट्रो से। ऑल रिस्पोंडेंट्स आर इंग्लिश टीवी न्यूज व्यूअर्स। सभी जो सर्वे जिनसे किया गया, जिनसे बातचीत की गई, वो अंग्रेजी न्यूज चैनल्स देखने वाले लोग थे और टाइम्स नाउ के दर्शक थे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जिस चैनल की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, टाइम्स नाउ, उसने पिछले कुछ अरसे से इस सरकार के समर्थन में जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया है। अब आप इसके दर्शकों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किस तरह की बात करेंगे? मैं कहता हूं सवाल यह है ही नहीं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की 8% नहीं 20% लोकप्रियता बढ़ गई है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है वो संवेदनहीनता। महामारी का हम सामना कर रहे हैं और इस वक्त आप प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पेश कर रहे हैं। यह है इस चैनल की प्राथमिकता। चैनल भूल जाइए, मैं कह रहा हूं यह चैनल और यह जो सर्वे जो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, वो सर्वे जिसमें कुल मिलाकर 600 लोगों से बात नहीं की गई होगी, उसका हवाला देके तुम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। और जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि लोगों के दर्द को समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ तस्वीरें देखिए अपने स्क्रीन पर, किस तरह से एक मां अपने बच्चे को गोदी में लिए चल रही है। यह गर्भवती महिला जो ठहर गई, आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि ना उसके पास पैसा है ना उसके पास वाहन है। भूल गए औरंगाबाद में क्या हुआ था? 15 लोग पटरी पर लेटे हुए थे और उनके ऊपर से गाड़ी निकल गई थी क्योंकि आपने सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था जब आपने लॉकडाउन। अगर किसी के ऐप का 100 मिलियन डाउनलोड हो जाए तो वो मल्टी बिलियनर हो जाएगा, मतलब 7 पुश्ते बिल्कुल सेट। लेकिन जब इंडिया की 1.3 बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ऐप डाउनलोड करने पर आ जाए तो 100 मिलियन तो पैर की धूल है जी। हम भी ये ऐप डाउनलोड करने जा रहे थे कोरोना से बचने के लिए, लेकिन तभी 15 अप्रैल को आर्मी ने अपने जवानों से कहा, देखो भाई, अगर ये ऐप इस्तेमाल करना है तो कर लो, लेकिन बहुत संभल के करो। भाई आर्मी की बात तो ये देशभक्त भी मानता है, तो हमने भी सावधानी बरती और छानबीन शुरू कर दी। रिसर्च करने के बाद पता चला कि भैया दुर्घटना घटने वाली थी, लेकिन नहीं घटी। देशभक्त के आज के स्पेशल एपिसोड में 5 ऐसे सवाल जो आपको पूछने चाहिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने से पहले। अगर ऐप इंस्टॉल कर लिया है तब भी सुन लीजिए, कुछ नहीं जाता है। अच्छा, ऐप डाउनलोड कर सकते हो लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबा सकते हो। चलो चलो, नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सेतु का सच सवाल नंबर 1। भैया देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा डेटा सेफ है या नहीं है। सरकार की माने तो आपका डेटा जो आरोग्य सेतु पता लगाता है, जैसे कि आपके हेल्थ डिटेल्स, आपके मूवमेंट डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब सेफ है। There is nothing of
privacy related matter or any information to be collected, there is no information. इस इंफॉर्मेशन को एनोनिमाइजेशन के प्रोसेस से गुमनाम कर दिया जाता है और सिक्योर सर्वर में स्टोर कर दिया जाता है, जिसका कोई गलत उपयोग नहीं होता है। यही नहीं, सरकार का यह भी दावा है कि यह जो आपकी निजी जानकारी है, आपके फोन से हर 30 डेज और सर्वर से हर 45 डेज में डिलीट कर दिया जाता है। तो आपकी कोई भी हिस्ट्री ट्रैकिंग, मूवमेंट ट्रैकिंग नहीं होती है। सुनने में तो यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसा सच में हो रहा है, ये तो पता नहीं, क्योंकि कई बार कमिटमेंट देने के बावजूद सरकार ने इस ऐप का जो कोड है वो ओपन सोर्स नहीं किया है। इसका मतलब सिंपल भाषा में यह है कि हमें अपने सरकार पर विश्वास करना होगा कि सब चंगा है। जैसे कि नोटबंदी के 50 दिन बाद काला धन मिलने वाला था, जीएसटी से देश की दूसरी आजादी होने वाली थी, वैसे ही ये ऐप सिर्फ आपको कोरोना से बचाने के लिए बनाया गया है, इसका और कोई उपयोग नहीं है। सर, मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूं। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। देखिए, दूसरे अगर आप यूपी के बदायूं इलाके से जा रहे हैं तो आपको मान के चलिए कि पुलिस जो है बंदूक की नोक पर आपकी तलाशी ले सकती है। ये तस्वीर है बदायूं की। पुलिस गन पॉइंट पर आम जनता की वहां पर तलाशी ले रही है और खास बात यह है कि ये वीडियो खुद पुलिस ने ही रिकॉर्ड किया है, जो कि सोशल मीडिया पर डाला और काफी वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस चौकी के प्रभारी राहुल सिसोदिया और 2 कांस्टेबल बीच सड़क में मोटरसाइकिल सवार लोगों की गन पॉइंट पर गन तान कर उनकी तलाशी ले रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर पुलिस को कहना है कि ऐसा हम एहतियातन करते हैं, क्योंकि कई बार जो बदमाश है वो सीधे फायरिंग करते हैं। तो एक पुलिस का नायाब तरीका आम जनता की तलाशी का, उनके सामने बंदूक तान कर उनकी तलाशी ली जा रही है। जो चेकिंग होती है वाहनों की चेकिंग, स्पेशली चाहे 2 व्हीलर्स में या 4 व्हीलर्स में, तो विगत कुछ अनुभव रहे हैं कि यदि अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं तो वो उनके पास वेपन होते हैं और वो फायर कर देते हैं। 2 या 2 से अधिक लोग यदि हुए, वो फायरिंग हुई है, उसमें हमारे पुलिस कर्मियों की कई बार कैजुअलिटी भी हुई है। उसको एहतियात में रख करके जब भी चेकिंग की जाए तो टैक्टिकल का यूज किया जाए, यानी 1-2 आदमी उसको चेक करें, उसके तलाशी लें। इसमें पुलिस जो है जिस तरह से आम आदमी की जिस तरह से ये कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। वो जैसे ही संज्ञान में आया है उस पर एक्शन होगा। लेकिन जो यूपी पुलिस का कौन सा चेहरा दिखाई पड़ रहा है? ये देखिए, हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको समाजवादी पार्टी की सरकार में संरक्षण मिला है। आज जब वहाँ पर सरकार सांसद बदल चुका है तो वो अपना असली रूप दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो आज यूपी पुलिस है ना, सरकार है ये बीजेपी की, और तो फिर समाजवादी पार्टी पा रहा हूँ, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? आपको शायद जानकारी होगी कि यूपी पुलिस में ज्यादातर भर्तियां समाजवादी पार्टी के समय में उन लोगों की हुई है जो उस योग्य नहीं थे। तो लेकिन आज ये रंग उनका दिख रहा है। लेकिन जो क्राइम जो हो रहा है, आप कह रही हैं कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो इस तरह के जो हरकत कर रहे हैं। जिसने हरकत की है उसको संज्ञान में लिया गया है, कार्रवाई होगी, ये हमने कहा। तो ये बीजेपी सरकार का नहीं, ये समाजवादी पार्टी का रंग दिख रहा है जो उनके संरक्षण में अभी तक पल रहे थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कई राज्यों ने मजदूरों के अधिकार से संबंधित कानूनों में बदलाव कर दिए हैं और पहले से मौजूद कानूनों को कुछ महीने से लेकर 3-3 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिए गए। क्या अब मजदूरों को कानून की सुरक्षा से भी बेदखल किया जा रहा है? एक ऐसे वक्त में जब उनके पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, अनाज नहीं है और वो हजारों मील दूर पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं, क्या ऐसा किया जाना बेहद जरूरी था? मीडिया जब भी मजदूरों की सुरक्षा के कानून को कमजोर किया जाता है, सुधार कहता है, लेबर रिफॉर्म कहता है। इस मीडिया का बस चलता तो मजदूरों के लिए बनाए गए श्रम कल्याण मंत्रालय का नाम ही उद्योग कल्याण मंत्रालय रख देता और देश में श्रम मंत्री की जरूरत को ही खत्म कर देता। कायदे से राज्य सरकारों को अपनी सीमा में आने जाने वाले और गुजरने वाले मजदूरों की इन टोलियों में इन बेहतरीन सुधारों की पर्ची बंटवा देनी चाहिए। अगर ये बेहतरीन है तो बताना चाहिए कि उनके लिए गुड न्यूज है। उनकी सुरक्षा को लेकर बने पुराने कानून बदल दिए गए। मालिक उनसे 8 घंटे की जगह अनिवार्य रूप से 12 घंटे काम ले सकेंगे। अगर इनके हक में ये फैसला सही हुआ है तो सरकारों को मजदूरों तक यह बात पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, आप सरकारों से भी पूछिए।
सोचिए, शहर के साथ ये मजदूर सूचना क्रांति से भी बाहर कर दिए गए हैं। जिनके संघर्ष के इतिहास से क्रांति शब्द चुराकर सूचना ने अपने आगे क्रांति लगा लिया, खुद को सूचना क्रांति कहने लगी। अभी तक हम इन्हीं बचे खुचे कानूनों के सहारे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाले थे। अब इन्हीं को अचानक अड़चन बताने लगे। बगैर किसी व्यापक बहस के इन बिगाड़ों को अंजाम दिया गया है, जिसे मीडिया सुधार कहता है। पूरी दुनिया में मजदूरों को सैलरी मिले, सरकारों ने पैकेज दिए हैं। व्यवस्था की है कि कंपनी को मिला पैसा मजदूरों के हाथ में जाए। भारत में मजदूरों के लिए बने कानून सस्पेंड किए जा रहे हैं। सोचिए, लाखों पैदल चलते मजदूरों को पता भी नहीं होगा कि इस तरह के बदलाव हो गए हैं। ये मजदूर कितनी चीजों से अनजान और अंधेरे में रखे गए हैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्य हैं जिन्होंने तरह तरह से अपने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश ने 3 साल के लिए राज्य के 38 में से 35 लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। न्यूनतम मजदूरी कानून, वेतन भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून को सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ समय पर वेतन मिलेगा और इसके लिए वेतन भुगतान कानून का सेक्शन 5 बचा रह गया है। औद्योगिक विवाद, काम की सुरक्षा, मजदूरों के स्वास्थ्य और काम करने की सुरक्षित स्थिति और ट्रेड यूनियन से संबंधित कानून, ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के कानून, माइग्रेंट लेबरर के कानून को भी बदल दिया गया है। मौजूदा बिजनेस और नई फैक्ट्रियों पर यह सुधार लागू होगा।